हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग फैमिली एमसीक्यू पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक टास्क दिया था, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। आई होप आपने वो पढ़ा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द अडॉप्शन इज टू बी प्रूव्ड एज फैक्ट एंड द बर्डन इज ऑन द पर्सन हु असर्ट इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर किसी ने अडॉप्ट किया है, किसी को अडॉप्शन हुआ है, तो कौन प्रूफ करेगा? तो जिसने अडॉप्शन किया है वो प्रूफ करेगा। किस तरीके से प्रूफ करेगा? थ्रू सर्टिफिकेट, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट उसने बनवाया होगा, उसके थ्रू उसको प्रूफ करना है कि हाँ उसने अडॉप्ट किया है, वो अडॉप्शन लीगल है। हिंदू लॉ में अडॉप्शन होता है, उसके कुछ आपको हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में उसके कुछ प्रोविजंस होंगे, वो आगे आप पढ़िएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको किस केस में ये कहा गया है? ऑप्शन ए सजन हाई रामचंद्र, ऑप्शन बी किशोरीलाल वर्सेस चलती बाई, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कौन सा सही होगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज किशोरीलाल चलती बाई। इस केस में कहा गया था। केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप बस ये याद रखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? जिसने अडॉप्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 2, अ मेल हिंदू हैविंग मोर देन वन वाइफ्स लिविंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग अडॉप्शन may adopt a son with the consent of all his wife, option A, option B, with the consent of either of the wives, option C, with the consent of his wife senior most in marriage, जिनसे पहले शादी हुई है, ऑप्शन डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ अ वाइफ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। ऑप्शन डी तो सीधा एक्सक्लूड हो जाए। इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर आप हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट देखिएगा तो उसमें सेक्शन 7 वो कहता है कि अगर कोई हिंदू मेल है वो अडॉप्शन कर रहा है तो उसको वाइफ से परमिशन चाहिए। अब जितने भी वाइफ हैं उस एट अ टाइम, उस वक्त सबसे परमिशन चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद द कंसेंट ऑफ ऑल हिज वाइफ्स। सबके कंसेंट से वो अडॉप्शन करेगा। तब जब उसका कोई अगर सन अडॉप्ट कर रहा है तो कोई सन नहीं होना चाहिए, ग्रैंड सन नहीं होना चाहिए। या प्रोविजंस पढ़िएगा, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। आगे बढ़ते हैं। वो अभी उतना ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमारे एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ fundamentally differs from Mitaksara School of Law in the matters of option A guardianship, option B inheritance and partition, option C स्त्रीधन एंड ऑप्शन डी मैरिज। तो दया भागा स्कूल और मिताक्षरा स्कूल, मैंने बताया था दो मेजर स्कूल हैं हिंदू लॉ में। दया भागा स्कूल दो जगह फॉलो होता है, वेस्ट बंगाल और आसाम में। उनके अलावा इंडिया में जितने स्टेट है वहां मिताक्षरा स्कूल फॉलो होता है। तो इसमें क्या कहा कि मेन किस बेस पे इन दोनों में डिफरेंस है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनहेरिटेंस एंड पार्टीशन। क्या होता है कि मिताक्षरा में जो पार्टीशन है, पार्टीशन किसी भी पर्सन का उसके बर्थ से स्टार्ट हो जाता है, मीन्स उसका राइट जो है बर्थ के साथ ही वो क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का राइट उसके इनहेरिटेंस उसके फादर के प्रॉपर्टी पे जब से वो पैदा हो तब से उसका राइट क्रिएट हो गया। ये मिताक्षरा में होता है। जबकि दया भागा में तब होता है जब उसका फादर का डेथ हो जाए, तब उसका राइट क्रिएट होगा, वहां से स्टार्ट होगा। तो दया भागा फॉलोज ओनरशिप बाय बर्थ, जबकि मिताक्षरा फॉलो ओनरशिप बाय दया भागा फॉलो ओनरशिप बाय डेथ। दया भागा जो है ओनरशिप फॉलो करता है डेथ के बाद। जब फादर का फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक पर्सन है, उसको बच्चा बेटा हुआ, सन हुआ, तो वो जो सन है उसका राइट कब क्रिएट होगा उस पार्टी प्रॉपर्टी पे? जब उसके फादर डेथ हो जाएंगे। ये दया भागा स्कूल कहता है। मिताक्षरा स्कूल कहेगा कि उसके फादर जिंदा है तब भी उसका राइट क्रिएट हो जाएगा, वो फादर के अलाइव में भी वो पार्टीशन क्लेम कर सकता है। जबकि दया भागा स्कूल में फादर के रहते नहीं कर सकता है, जब तक फादर जिंदा है वो प्रॉपर्टी उनकी ही होगी। ये आपका मेनली पार्टीशन और इनहेरिटेंस में ही डिफरेंस मिलेगा आपको इन दोनों में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेपिंदा रिलेशनशिप एक्सटेंड्स अप टू। अब ये सेपेंडर रिलेशनशिप क्या है, ये डिटेल में आपको अगर जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा एक, बट वो हमारे एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है। इसमें बस ये जानिए कितना डिग्री जो प्रोहिबिशन है, आपको सेक्शन 5 पढ़िएगा, कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 में जो सेक्शन 5 है उसमें कुछ कंडीशन इसेंशियल दिए गए कि हिंदू मैरिज के क्या क्या इसेंशियल्स हैं। तो उसमें एक इसेंशियल ये है कि सेपिंदा रिलेशन में नहीं करना है। कब? मदर के साइड से 3 डिग्री एंड फादर के साइड से 5 डिग्री।
या सॉरी 3 जनरेशन, मदर के साइड से 3 जनरेशन एंड फादर के साइड से 5 जनरेशन, उनके बीच में अगर कोई सपेंदाज आ जाते हैं तो वो शादी वैलिड नहीं होगी, वो शादी वैलिड नहीं होगी क्योंकि इनमें आउटसाइड द सोसाइटी, आउटसाइड द ग्रुप शादी वैलिड होता है। तो इसी का बेस है, ये आपको सपेंदा रिलेशनशिप आपको मिलेगा हिंदू मैरिज एक्ट में। इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा सपेंदा रिलेशनशिप एक्सटेंड्स अप टू 4 जनरेशन थ्रू मदर नहीं, 5th जनरेशन थ्रू मदर नहीं, 3rd जनरेशन थ्रू मदर, ये करेक्ट होगा ऑप्शन सी, दैट इज 3rd जनरेशन थ्रू मदर। अभी फादर होगा तो फादर के साथ 5th जनरेशन थ्रू, अप टू 5th जनरेशन थ्रू मदर। ठीक है, अगर इससे आपको डिटेल समझना हो तो आप कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रूल्स रिलेटिंग टू सेपिंदा रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब सेपिंदा रिलेशनशिप का जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, मैंने अभी बताया आपको कि ग्रुप से बाहर शादी होनी चाहिए। तो ग्रुप से बाहर शादी कब होगा, ऑप्शन है किसका, इसे अगर आपको मीनिंग पता हो इन चारों वर्ड का तो आप अच्छे से ये आप कर पाएंगे ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या है, इंडोगेमी। ऑप्शन ए जो है आपका इंडोगेमी। इंडोगेमी का क्या मतलब होता है, विद इन द सेम ग्रुप, सेम कास्ट हो या सेम ट्राइब हो, सेम रिलीजन हो, तो इंडोगेमी तो नहीं, सेपिंदा रिलेशनशिप इंडोगेमी पे बेस्ड नहीं है। एक्सोगेमी, एक्सोगेमी का मतलब है आपका आउटसाइड द ग्रुप। ऑप्शन सी पॉलीगेमी, पॉलीगेमी मैरिड मोर देन वन वाइफ, ठीक है। पॉलीएंड्री हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, ये आपको आगे मिलेगा। मोनोगेमी हैविंग ओनली वन स्पाउस एट अ टाइम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एक्सोगेमी। ये क्या हो गया आपको, मैरिज आउटसाइड द ग्रुप। कोई भी एक ग्रुप है, ग्रुप का मतलब ये नहीं कास्ट या रिलीजन हो, कुछ भी हो सकता है, कास्ट हो, रिलीजन हो, सोसाइटी हो, आपका ट्राइब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब कास्ट हो, कुछ भी हो सकता है। वो सेपेंडर रिलेशनशिप किस पे बेस्ड है, एक्सोगेमी पे, मीन्स ये प्रोहिबिट करता है इंडोगेमी मैरिज को और एक्सोगेमी मैरिज को प्रमोट करता है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6। इजमा एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ मीन्स, इजमा एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, इजमा का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था 4 मेन सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है, कुरान, हदीस, इजमा, कयास। ठीक है, इसमें से एक इजमा होता है। इजमा का मतलब हुआ जमा, मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, उनके कंसेंट से कोई भी ओपिनियन आ रहा हो उसको ही कहेंगे, उस प्रोसेस को इजमा कहेंगे। तो इजमा का यूनानिमस ओपिनियन ऑन द ऑफ द मुस्लिम जूरिस्ट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो गया, यूनानिमस ओपिनियन ऑफ द मुस्लिम जूरिस्ट, ये हो गया इजमा। कयास होता है एनालॉजिकल डिडक्शन थ्रू रीजनिंग, ये आपका आ जाएगा कयास, कयास का मतलब ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, कुरान, इजमा, कयास, ऑल ऑफ द अबव, इस सभी होगा, इसमें हदीस को नहीं जोड़ा, हदीस भी होगा 4। ऑप्शन 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ये जो आपका ऑप्शन बी है, ये मैंने कल लास्ट क्लास में जो मैंने टास्क दिया था उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये आपका सेकंड टॉपिक। ऑप्शन सी शरिया एक्ट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन बी किस केस के बाद आया है ये आप बताइएगा, आगे मे भी क्वेश्चन भी हो इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम लॉज अप्लाइज इन इंडिया, कौन सा मुस्लिम लॉ इंडिया में अप्लाई होता है। मुस्लिम लॉ बेसिकली कोडिफाइड नहीं है, कंप्लीटली कोडिफाइड नहीं है, बट बहुत हद तक अब लॉज आ रहे हैं, उस पर एक्ट बना है, तो समझिए वो कोडिफाई हो रहा है। ऑप्शन है मुस्लिम पीनल लॉ, एग्जिस्ट नहीं करता। ऑप्शन बी मुस्लिम लॉ एज एविडेंस, एग्जिस्ट नहीं करता है। मुस्लिम लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑप्शन डी होगा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मुस्लिम इन मुस्लिम लॉ इज अ, सॉरी मैरिज इन मुस्लिम लॉ, मैरिज जो है मुस्लिम मुस्लिम लॉ में मैरिज को क्या कहते हैं, क्या ये एक सैक्रामेंट है, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या एक सैक्रामेंट और सिविल कॉन्ट्रैक्ट दोनों है, या फिर सोशल स्टेटस है। ऑप्शन
बी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन बी दैट इज सिविल कॉन्ट्रैक्ट। वहीं अगर ऑप्शन आपको क्वेश्चन में आता मैरिज इन हिंदू लॉ क्या है, तो आप क्या बताइएगा? ये आपका टास्क है, ये पता कीजिएगा मैरिज इन हिंदू लॉ क्या कहता है। वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिविल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर सैक्रामेंट होगा, या फिर बोथ होगा। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं ऊपर से क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड। अब जो है 9 में क्या था, मैंने आपको दो केस बताए थे, शाह बानो और शायरा बानो के बारे में पता करने का बताया था। तो शाह बानो में क्या होता है, शाह बानो केस 1985 का है, मेंटेनेंस से रिलेटेड है। पहले क्या था, शाह बानो केस से पहले इंडिया में मुस्लिम वुमेन को इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस मिलने का रूल था। बट जब शाह बानो केस आया तो उसके जजमेंट ने से सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो मेंटेनेंस की बात करता है, जो अभी बीएनएसएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 144, उसमें उसने कह दिया कि सभी इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ये आपका सेक्शन सब पे अप्लाई होगा, सबको मेंटेनेंस मिलेगा जब तक जो मेंटेनेंस का रूल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इद्दत पीरियड तक लगेगा। तो इसी केस के इफेक्ट में आपको मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 आया है। ये आपका जो ऑप्शन डी है, ये किस केस से आया है? शाहबानो केस। शाहबानो केस आया, उसका जजमेंट आया 85 में, उसके बाद पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया। और इसी के साथ मैंने शायरा बानो के बारे में बताया था। तो शायरा बानो में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को एबॉलिश कर दिया गया था। तलाक के दो ही, तलाक हसन एंड तलाक हसन, वो दो फॉलो होते हैं, तीसरा को एबॉलिश कर देगा। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अब नहीं है एग्जिस्ट में, अगर कोई ऐसा करता है तो वो पनिशेबल होगा। इसके इफेक्ट में कौन सा लॉ आता है, तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, ये एक्ट आया। ये आपको शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आया। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, शाह बानो आपका मेंटेनेंस से रिलेटेड है और शायरा बानो आपका ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। ये आपका हो गया 10 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट कीजिएगा। द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ विच held had held that triple talaq is not an essential faith or practice by Muslim। ट्रिपल तलाक essential faith और प्रैक्टिस नहीं है, किस केस में कहा गया था? बेसिकली ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि ट्रिपल तलाक किस केस में एबॉलिश हुआ है। ऑप्शन ए अजय हासिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन बी हुसैन खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन सी शाह बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।